नमस्ते भारत के सभी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं। ठीक है, मैं रौनक झा स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल विज्ञान विस्तार पर। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक से ब्रिलियंस तक का सफर। आज हम करने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 का साइंस 2 का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 5। हाँ दोस्तों, हमने 4 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो 4 लेक्चर्स नहीं देखा है तो इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट कि पहले आप वो 4 लेक्चर्स देखेंगे एंड इसके बाद ये लेक्चर को आप वॉच करेंगे। और अगर आपने चारों लेक्चर देख लिया है तो इस लेक्चर को आप मेरे साथ शुरू करेंगे। शुरू करते हैं। आप एक बार क्विक रिवीजन करके पिछले क्लास में हमने क्या किया था फटाफट एक बार जान लेते हैं, ताकि हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनी रहे। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, बॉडी लेवल एंड सेल्यूलर लेवल। फिर हमने पढ़ा था सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, दो मेथड के होते हैं, एरोबिक, अनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हमने पढ़ा था। हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन को 3 स्टेप में परफॉर्म किया जाता है, 3 स्टेप में कंप्लीट किया जाता है। पहला है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल, तीसरा है ईटीसी रिएक्शन। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। और हमारा जो फूड स्टफ, जिस फूड कंपोनेंट को यूज किया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और जिस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट की हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, वो है ग्लूकोज। इन केस अगर ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट होगा तो प्रोटीन को भी इस्तेमाल किया जाता है, फैट्स को भी इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ये सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में बता दी थी और यहीं पे हमारा क्लास समाप्त हुआ था। इस सेशन को हम शुरू करेंगे जानकर कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है? इस सेशन में हमारा टॉपिक क्या है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व। ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व। ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता। सर ऑक्सीजन किसके लिए इन्वॉल्व नहीं होता? तो ग्लूकोज एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो मेन सोर्स है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, इसको तोड़ने के लिए, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता। ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता। बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है। किस लिए ऑक्सीडाइज किया जाता है? तो आप में से अधिकतम बच्चे कहेंगे सर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीडाइज किया जाता है। लेकिन सर इसमें तो ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा? तो उसका जवाब है ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ग्लूकोज जो है ना वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और जिसकी वजह से हमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता। किस लिए? ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए। ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। और इसके कारण ही लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन होता है। समझ में आती है क्या इतनी बात? अब सवाल ये आता है कि जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो परफॉर्म कौन करता है? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग क्रिएचर, ऐसे लिविंग क्रिएचर्स जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा नहीं रह सकते, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा नहीं रह सकते, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में
प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जिंदा नहीं रह सकते, अलाइव नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। वो सारे ऑर्गेनिज्म, वो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए, जिसके कारण ग्लूकोज पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं होता, और उसके वजह से हमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। कितनी एनर्जी मिलती है वो बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखो, ठीक है? क्या रखो बेटा? सब्र रखो। अब जरा हम समझते हैं आगे। ये ग्लूकोज का जो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहा है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहा है, ये 2 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है? 2 स्टेप में। 2 स्टेप में अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होती है, 2 स्टेप में अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होती है। सबसे पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इज द कॉमन स्टेप, कॉमन स्टेप। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलाइसिस था, इफ यू रिमेंबर, याद है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस ही होता है। और दूसरा स्टेप है फर्मेंटेशन। दूसरा स्टेप क्या है? फर्मेंटेशन। सबसे पहले समझते हैं पहले स्टेप को, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस मैंने अच्छी तरह पढ़ाया था, इफ यू रिमेंबर। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद हमें क्या मिलता है? पायरोइक एसिड। क्या मिलता है? पायरोइक एसिड। ठीक है। फिर इस पायरोइक एसिड का होता है फर्मेंटेशन। फिर इस पायरोइक एसिड का क्या होता है? फर्मेंटेशन। पायरोइक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है, पायरोइक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है, पायरोइक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है इनटू इनटू अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल एंड अदर ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल और अदर ऑर्गेनिक एसिड्स। इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है फर्मेंटेशन। इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन। और इसके साथ साथ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पता है हमको क्या है बेटा? वेस्ट है, तो वो रिमूव हो जाएगा। और उसके साथ साथ बनता है बहुत ही जरूरी चीज, जिसके लिए सारी प्रक्रिया हो रही है, एनर्जी। सर कितना एनर्जी बनता है यहाँ पे बताओगे? हाँ बेटा यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे बनता है 2 एटीपी। कितना एटीपी बनता है? 2 एटीपी। समझ में आया क्या? क्लियर है? कुछ डाउट है? समझ में आ गया? तो मैंने क्या कहा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मतलब क्या? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। और फिर हमें क्या मिलता है? पायरोइक एसिड। फिर पायरोइक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है इनटू अल्कोहल एंड अदर ऑर्गेनिक एसिड। उसके साथ साथ बनता है एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रक्रिया को कहा जाता है फर्मेंटेशन। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है ना, वो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म के हिसाब से अलग अलग पॉसिबिलिटी होगी कि वो क्या प्रोडक्ट बना के देंगे। ठीक है। ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म के हिसाब से अलग अलग पॉसिबिलिटी होती है कि फर्मेंटेशन से क्या प्रोडक्ट मिलने वाली है, वो मैं बताऊंगा। अभी तक इतना चीजें समझ में आ गई क्या आपको? आगे बढ़ू? चलो ठीक है। अब ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या परफॉर्म करेंगे? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। अब वो सर कौन से ऑर्गेनिज्म है? तो वो है बेटा प्लांट्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अदर एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हाँ, अदर एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब
ये कब अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे? जब ऑक्सीजन की सराउंडिंग के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर कमी हो जाएगी, तब ये एरोबिक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आ रही है क्या बात? क्लियर है? फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल समझना बहुत ही जरूरी है। तो एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है सीड। सीड एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सीड जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा ना सराउंडिंग के अंदर इनफ अमाउंट में, तब तक वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी सराउंडिंग के अंदर, अब वो कब हो सकता है? जैसे मान लो कि बहुत ज्यादा बारिश हुई, बारिश होने की वजह से सॉइल के अंदर जो सीड है उसके आसपास पूरा पानी भर गया। अब सीड पानी के अंदर है, ठीक है, पानी के अंदर सबमर्ज्ड हो गया है। तो उस दौरान उसको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उस टाइम वो परफॉर्म करेगा अनएरोबिक रेस्पिरेशन। वो क्या परफॉर्म करेगा बेटा? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन कब परफॉर्म करेगा? जब ऑक्सीजन की सराउंडिंग के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर कमी हो जाएगी। और वो क्यों होगी? बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से या फिर किसी भी कारण की वजह से सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा पानी हो गया है, और पानी होने की वजह से जो सीड है वो पानी के अंदर डूब गया है, सबमर्ज्ड हो गया है, जिसकी वजह से उसको ऑक्सीजन मिल रहा नहीं है। तो उस दौरान वो परफॉर्म करेगा अनएरोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आती है क्या इतनी बात? क्लियर है? कुछ डाउट है? ऐसे ही सेम हमारे जो मसल सेल्स होते हैं ना, हमारे जो शरीर के मसल सेल्स होते हैं ना, वो जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तब तक एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हमारा ब्लड ऑक्सीजन जब सप्लाई करना बंद कर देगा या फिर किसी कारण की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है इन इनफ अमाउंट टू दी मसल सेल्स, लाइक एक्सरसाइज करने की वजह से, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो मसल सेल के पास जितने भी ऑक्सीजन थे वो सारे ऑक्सीजन को उसने इस्तेमाल कर दिया फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। अब उसके बाद वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो अब क्या करेगा मसल सेल्स? अनएरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि एनर्जी तो जरूरी है, हम एक्सरसाइज करते जा रहे हैं, एनर्जी मांग रहे हैं सारे सेल्स, ठीक है, बॉडी मांग रहा है एनर्जी। तो मसल सेल्स आप परफॉर्म करना चालू करेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन। और मसल सेल जब अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसको कहते हैं हम लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड हमारे शरीर के अंदर जमा होने लगेंगे, हमारे मसल्स के अंदर जमा होने लगेंगे, जिसकी वजह से मेरा मसल दर्द करने लगेगा, थकने लगूंगा, मैं टायर्ड होने लगूंगा और फिर और एक्सरसाइज करने का मन नहीं करेगा। समझ में आती है क्या बात इतनी? क्लियर है? कुछ डाउट है? समझ में आ जानी चाहिए सारी बातें। क्लियर है पक्का? अब जो आपके बुक के अंदर एक अपने फ्लो चार्ट दिया हुआ है, उस फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं। फ्लो चार्ट बहुत ही जरूरी है, तो उस फ्लो चार्ट को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन का फ्लो चार्ट समझ लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमें क्या मिलेगा? पायरुविक एसिड। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद हमें क्या मिलेगा? पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड मिला, उसके बाद पायरुविक एसिड मिलेगा, ठीक है। फिर पायरुविक एसिड का होगा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन और फर्मेंटेशन से हमें मिलेगा अल्कोहल। और अल्कोहल जो ऑर्गेनिज्म बनाता है उसका नाम है ईस्ट। क्या नाम है? ईस्ट। मैंने कहा था आपको कि जो फर्मेंटेशन है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती है, अलग अलग तरह की वो प्रोडक्ट बना के देंगे। तो ईस्ट जो है ना वो फर्मेंटेशन करता है और पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करता है इनटू अल्कोहल। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन करते हैं। समझ में आया? फिर उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस। फिर से मान लो फर्मेंटेशन, फिर से ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। आप दूसरी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ।
पायरुवेट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, पायरुवेट एसिड बना, पायरुवेट एसिड बनने के बाद क्या होगा, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के बाद अब हमारे जो मसल सेल्स थे वो क्या बना रहे थे, लैक्टिक एसिड, क्या बना रहे थे, लैक्टिक एसिड। ऐसे ही साथ साथ में हमारे जो आरबीसीज होते हैं जिसको हम इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, इरेथ्रोसाइट्स, ये भी लैक्टिक एसिड बनाते हैं। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो फर्मेंटेशन करके अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल विनेगर हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है। और ये कौन बनाता है, अलग अलग तरह के वेरियस माइक्रोब्स। ठीक है, ये आपके एक फ्लोचार्ट दिया हुआ है जो आपको याद रहना जरूरी है। समझ में आ गई क्या बात, क्लियर है? तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सीखते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।